नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास से संबंधित एक छोटे टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है शिक्षा, उसका अर्थ, उसके प्रकार और उसकी परिभाषा। छोटा टॉपिक है। जब भी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं किसी एग्जाम में, तो सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक है उसके अंतर्गत आता है शिक्षा से संबंधित उसका अर्थ, परिभाषा। इसमें अधिकतर क्या होता है कि इसमें से सीधे सवाल बनते हैं, या तो परिभाषाओं से संबंधित बनते हैं या अर्थ से संबंधित बनते हैं कि शिक्षा के क्या अर्थ निकलते हैं, सामान्य रूप से अर्थ क्या निकलता है, वास्तविक रूप से क्या अर्थ निकलता है, उससे संबंधित इसमें से हमेशा सवाल बनते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित। ये जो आज का टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास संबंधित शिक्षा, ये आपके वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड जो एग्जाम होना है 2026 में, उसके लिए उपयोगी है। और जनवरी के अंदर जो प्रस्तावित है रीट बैंस ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2, उसमें भी उपयोगी रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षा। वैसे शिक्षा जो शब्द है ना, ये मुख्य रूप से जो है संस्कृत भाषा से लिया हुआ है। संस्कृत भाषा में एक धातु आती है सिक्स, उस धातु से बना है ये अपना ये शब्द जो है शिक्षा। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा में एक सिक्स धातु आती है, उससे बना है ये शिक्षा। तो इसकी जो पहले इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो शिक्षा जो शब्द है ना, वो संस्कृत भाषा में एक धातु आती है सिक्स धातु, सिक्स धातु से बना है शिक्षा। उससे क्या बना है? शिक्षा बना हुआ है, उससे बना है ये शिक्षा। जिसका अगर मुख्य रूप से सामान्य अर्थ देखें, इसका जो अर्थ निकलेगा सामान्य रूप से शिक्षा का, वो यही निकलेगा, सीखने सिखाने की जो क्रिया है वही शिक्षा है। सीखने सिखाने, सीखने सिखाने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। तो शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से बना है, जिसका सामान्य रूप से अगर अर्थ देखें तो वो होता है सीखने सिखाने की क्रिया। ये अंग्रेजी में इसका अगर रूपांतरण करेंगे कि अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाए, तो अंग्रेजी में इसको एजुकेशन, एजुकेशन शब्द से तवज्जो दिया गया है। तो संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से बना है शिक्षा, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया, और अंग्रेजी रूपांतरण होता है इसका एजुकेशन। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बातें शिक्षा से संबंधित, तो एक विद्वान हुए हैं जॉन डीवी, विद्वान हुए हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी ने क्या बताया? जॉन डीवी ने बताया है कि शिक्षा जो है ना, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, या तीन तत्वों से मिलकर बनी हुई, या तीन अंगों से मिलकर बनी हुई प्रक्रिया है शिक्षा। तो जॉन डीवी ने जो है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कितने अंग बताए हैं शिक्षा के, तो जॉन डीवी ने तीन अंग बताए हैं शिक्षा के। तीन अंग कह दो, तीन तत्व कह दो, या त्रिमुखी प्रक्रिया कह दो, तीन रूप से बनी हुई प्रक्रिया कह दो, तीन रूप से बनी हुई क्रिया कह दो, या प्रकार कह दो जॉन डीवी के अनुसार। तो ये जो है जॉन डीवी ने जो है शिक्षा के जो है ना तीन महत्वपूर्ण अंग बताए हैं, तत्व बताए, या त्रिमुखी प्रक्रिया बताई। उसके अनुसार जो है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा जो है ना, ये एक तो शिक्षक, इसके जो महत्वपूर्ण तीन अंग है उसमें एक तो है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, और तीसरा है सिलेबस, पाठ्यक्रम। ये तीन मुख्य अंग बताए हैं जॉन डीवी ने। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के तीन अंग हो गए, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। वहीं एक हुए हैं जॉन एडम्स। एडम्स ने क्या है, दो अंग बताए हैं शिक्षा के, दो अंग ही माने या दो तत्व ही माने हैं। उनके अनुसार दो तत्व या दो अंग, एक तो है शिक्षक और दूसरा है विद्यार्थी। इनके अनुसार दो ही हैं, पहला हो गया शिक्षक और दूसरा हो गया विद्यार्थी। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के हो गए तीन अंग, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। और एडम्स के अनुसार हो गए दो अंग, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो अभी तक की जो ये बात है यही है कि शिक्षा जो है संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है। संस्कृत भाषा में एक धातु पाई जाती है सिक्स, उससे मिलकर बना है शिक्षा। उसके अलावा सामान्य अर्थ देखे शिक्षा का, तो वो होता है सीखने सिखाने की क्रिया या प्रक्रिया। अंग्रेजी में इसका रूपांतरण करेंगे तो अंग्रेजी में इसको एजुकेशन कहा जाएगा शिक्षा को। विद्वान हुए हैं जॉन डीवी, जिसने शिक्षा को मुख्य रूप से तीन अंग बताए या तीन तत्व बताए, या त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक होता है, पढ़ाने वाला शिक्षक हो गया, पढ़ने वाला विद्यार्थी हो गया, इन दोनों के बीच में जो सेतु का काम करता है वो होता है पाठ्यक्रम। तो तीन अंग हो गए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। वही जॉन एडम्स जो है विद्वान, उन्होंने दो तत्व ही बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है दो जनों से मिलकर ही बन चलती है, एक हो गया पढ़ाने वाला शिक्षक और दूसरा हो गया पढ़ने वाला विद्यार्थी।
तो उन्होंने 2 अंक बताए। अब देखिए शिक्षा के मुख्य रूप से अर्थ कौन कौन से निकलते हैं, विभिन्न अर्थ कौन कौन से हैं। तो शिक्षा के अगर मुख्य रूप से अर्थ देखें तो एक अर्थ निकलता है सामान्य अर्थ। सबसे पहले होता है सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ क्या कहता है? सामान्य अर्थ कहता है कि शिक्षा क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया है। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है परीक्षाओं में, और यहाँ से भी बना हुआ है, जॉन एडम्स और जॉन डीवी से भी बना हुआ है। अभी तक जो पढ़ा है इसमें से हर, अभी तक जो एग्जाम हुए हैं वो बोली फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो या थर्ड ग्रेड का हो, या मनोविज्ञान जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ शिक्षा से संबंधित अभी तक जो बात की यहाँ से प्रश्न बने। तो इसका एक सामान्य अर्थ निकलता है, वो है सीखने सिखाने की क्रिया। सीखने सिखाने की क्रिया। और बात करें इसका वास्तविक अर्थ, ये तो हो गया सामान्य अर्थ। और अगर प्रश्न पूछा जाए वास्तविक अर्थ क्या है, तो वास्तविक अर्थ की जब भी बात होगी तो यही होगा कि शिक्षा किसे कहा जाता है? तो प्रकाशित जब करते हैं, या परिमार्जित करना, प्रकाशित करना या परिमार्जित करना। परिमार्जित करने की क्रिया है ये। क्या है? शिक्षा। तो सामान्य अर्थ की बात करें शिक्षा की तो क्या हो गया? सीखने सिखाने की क्रिया। वास्तविक अर्थ की बात करें तो हो गया प्रकाशित करना या परिमार्जित करने की क्रिया। और इसका एक अर्थ निकलता है संकुचित अर्थ। ये भी पूछा गया है, शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ की बात होगी तो क्या होगा? किसी विद्यालय में पढ़ना या महाविद्यालय में पढ़ना। यह क्या हो गया? शिक्षा। ये नॉर्मल सा अर्थ है, विद्यालय में पढ़ो या महाविद्यालय में पढ़ो, उसे क्या कहा जाएगा? जो हम पढ़ते हैं उसको शिक्षा कहा जाएगा। ये हो गया संकुचित। अब पूछ ले व्यापक अर्थ, एकदम पूरा डिटेल में अर्थ बताना हो तो क्या होगा शिक्षा का? व्यापक अर्थ पूछ ले तो यही होगा, व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत, जीवन भर कोई ना कोई परिस्थिति जो होती है उसमें सीखता रहता है। जीवन भर कोई भी परिस्थिति हो उसमें सार्वभौमिक रूप से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसको क्या कर रहे हैं? शिक्षा कहा गया है। तो शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से बनी है। अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। अंग्रेजी में रूपांतरण करेंगे तो एजुकेशन। उसके अलावा जॉन डीवी ने 3 अंक बताए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। एडम्स ने 2 अंक बताए हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। और इसके कुछ सामान्य 4 अर्थ मुख्य रूप से इसके 4 अर्थ निकलते हैं। पहला होता है सामान्य अर्थ। पूछ ले जाए शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है, तो सीखने सिखाने की क्रिया। प्रश्न में अगर आ जाए वास्तविक अर्थ बताओ शिक्षा का क्या है, तो प्रकाशित करना या परिमार्जित करना, ये शिक्षा का अर्थ है। आ जाए संकुचित अर्थ क्या है शिक्षा का, तो किसी विद्यालय में पढ़ना, महाविद्यालय में पढ़ना, पढ़ना किसी स्थान पर, वो हो गया संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ पूछ ले तो यही हुआ, जीवन भर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वही शिक्षा है। ये हो गया इसका अर्थ। तो अब देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी तक चर्चा की। पहली बात वही कि शिक्षा है क्या। शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के 6 धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। अंग्रेजी में रूपांतरण करें तो एजुकेशन। जॉन डीवी ने जो है 3 भाग बताए इसके, या 3 अंग बताए, अभी चर्चा की है। पहला है शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। जॉन एडम्स के अनुसार 2 हैं, एक तो शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। तो ये हो गया शिक्षा का सामान्य परिचय। अर्थ हो गया शिक्षा का, सिक्स धातु से बना है, सीखने सिखाने की क्रिया हो गई, अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। जॉन डीवी ने 3 अंग बताए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। एडम्स ने 2 बताए हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। ये हो गए प्रमुख इसके अर्थ। कौन कौन से हैं? यही सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ की बात करोगे तो क्या होगा? सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या हो गया? सीखने सिखाने की क्रिया। वास्तविक अर्थ की बात करोगे तो प्रकाशित करना या परिमार्जित करने की जो क्रिया होती है वही क्या है? शिक्षा। संकुचित अर्थ की अगर इसकी बात होगी तो किसी विद्यालय में पढ़ना या महाविद्यालय में पढ़ना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। वास्तविक अर्थ की बात करोगे तो जीवन भर व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सार्वभौमिक रूप से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसे क्या कहा गया? उसे शिक्षा कहा गया है। तो ये हो गया शिक्षा के अर्थ। तो अभी तक जो चर्चा की है वो यही कि एक शिक्षा का एक तो सामान्य परिचय देगा, शिक्षा होती क्या है, बनी किससे, उद्भव कहाँ से हुआ है, और इसके सामान्य अर्थ कौन कौन से निकलते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के प्रमुख प्रकारों के बारे में। शिक्षा के अगर प्रकारों की बात करें तो शिक्षा को मुख्य रूप से जो है 3 भागों में बांटा गया है, या इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार बोल सकते हैं, इसको 3 प्रकार बोल सकते हैं। शिक्षा के 3 प्रकार या 3 भाग, 3 भाग होते हैं शिक्षा के। सबसे पहला आती है शिक्षा का, अगर बात करें तो पहला भाग इसका जो है वो है औपचारिक शिक्षा।
औपचारिक शिक्षा। शिक्षा के अगर प्रकारों की बात करोगे तो इसका जो पहला प्रकार बनता है वो होता है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें स्थान निर्धारित हो, समय निर्धारित हो और नियमित रूप से पढ़ाई की जाती है और शिक्षा दी जाती है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? औपचारिक शिक्षा में। वापिस सुनिए, शिक्षा में औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है? जहाँ स्थान निर्धारित हो। क्या निर्धारित हो? स्थान प्लस समय, ये क्या हो? निर्धारित हो, निश्चित हो। निर्धारित स्थान या निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान और निर्धारित समय पर दी जाने वाली नियमित रूप से, नियमित रूप से दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो किसके अंतर्गत आता है? नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा किसमें आएगी? औपचारिक शिक्षा में आएगी। वापिस सुनिए, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है उस स्थान पर दी जाने वाली, निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय पर निर्धारित रूप से नियमित समय से दी जाने वाली, समय पर दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। इसका अगर उदाहरण पूछे तो वो हो गया विद्यालय, महाविद्यालय। तो इसका स्कूल जो है, विद्यालय, वो इसका हो गया उदाहरण। विद्यालय इसके अंतर्गत आएगा, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। औपचारिक शिक्षा का उदाहरण कौन सा है? तो विद्यालय, महाविद्यालय, ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, क्योंकि इसमें समय निर्धारित होता है। टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, टाइम पे पढ़ना है, किस पीरियड में कौन से कालांश में कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, सब निर्धारित होता है, नियमित रूप से होता है। तो ये कौन सा हो गया? औपचारिक शिक्षा हो गई। अब बात करें दूसरी, वो दूसरा जो इसका प्रकार है शिक्षा का वो है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कहती है कि समय निर्धारित नहीं है, स्थान भी निर्धारित नहीं है, बस आपको पढ़ना है या आपको ज्ञान मिले, आपको शिक्षा मिले, वो अनौपचारिक शिक्षा है। समय निर्धारित नहीं है, स्थान निर्धारित नहीं है, फिर भी शिक्षा मिल रही है, तो वो किस शिक्षा के अंतर्गत आएगी? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। यानी स्थान व समय जब निर्धारित नहीं होता है, निर्धारित नहीं है, तो किसके अंतर्गत आएगा? शिक्षा के अंतर्गत। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो इसमें आता है परिवार, समाज। ऐसी जगहों से कोई बालक जब भी कुछ सीखता है तो वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जहाँ स्थान निर्धारित नहीं हो, समय निर्धारित नहीं हो और वहाँ से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, शिक्षा मिले, तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो परिवार और समाज। तीसरा प्रकार है शिक्षा का वो है निरौपचारिक शिक्षा। तीसरा प्रकार है निरौपचारिक शिक्षा। किससे करते हैं निरौपचारिक शिक्षा? दूरस्थ स्थान जो होते हैं, जो किसी भी बालक के घर से 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, दूरस्थ स्थान से ली जाने वाली जो शिक्षा होती है, ज्ञान होता है, वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। परिभाषा क्या हुई? दूरस्थ स्थान या दूर से, दूरस्थ स्थान या दूर से ली जाने वाली शिक्षा, दूरस्थ स्थान से ली जाने वाली शिक्षा। कौन सी शिक्षा हो गई? निरौपचारिक शिक्षा। तो दूर से जब भी कोई पढ़ाई करता है, कोई कोर्स करता है, तो किसके अंतर्गत आएगा? निरौपचारिक शिक्षा से। जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, जो घर के पास नहीं होती है, अपने जिले में नहीं होती है, वो बाहर से होती है, बाहर के राज्य से हो सकती है, बाहर के जिले से हो सकती है, जो दूर स्तर जहाँ नियमित रूप से जा नहीं सकते, या निर्धारित स्थान नहीं होता उसका, जहाँ पढ़ने जा नहीं सकते, कालांश नहीं लगते, वो ऐसी प्रकार से ली जाने वाली शिक्षा जो होती है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो इसका उदाहरण बोले तो पत्राचार के द्वारा जो भी पढ़ाई की जाती है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो शिक्षा के मुख्य रूप से तीन प्रकार हो गए। औपचारिक शिक्षा, समय और स्थान निर्धारित होता है और नियमित रूप से वहाँ पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा, समय निर्धारित नहीं होता, स्थान निर्धारित नहीं होता और शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति होती है बालकों को, परिवार, समाज। निरौपचारिक शिक्षा, दूर के स्थानों से ली जाने वाली शिक्षा, जहाँ सीधे बालक जा नहीं सकता, विद्यार्थी जा नहीं सकता, स्थान निर्धारित नहीं होता, इसमें भी समय निर्धारित नहीं होता है, तो वो हो गई निरौपचारिक शिक्षा। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो पत्राचार। अब देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये नोट कर लेते हैं एक बार। उसमें अगर बात करोगे तो सबसे पहले बात करते हैं, शिक्षा के तीन प्रकार हो गए। औपचारिक शिक्षा,
अनौपचारिक शिक्षा, निरुपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वही होगी निर्धारित समय, निर्धारित स्थान और नियमित रूप से दी जाती है। उदाहरण हो गया इसका विद्यालय। अनौपचारिक शिक्षा समय निर्धारित नहीं है, स्थान निर्धारित नहीं है, फिर भी परिवार के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, समाज के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, तो वो हो गई अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा है निरुपचारिक शिक्षा। दूर स्थानों से ली जाने वाली जो शिक्षा होती है वो होती है, इसके अंतर्गत आती है पत्राचार से संबंधित जो भी पढ़ाई करते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई करते हैं, दूसरे राज्यों से एडमिशन लेके जब पढ़ाई करते हैं, पत्राचार के द्वारा जो पढ़ाई की जाती है, शिक्षा ली जाती है, वो निरुपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अगला भाग देते हैं इसी टॉपिक से संबंधित, वो है इसकी प्रमुख परिभाषाएं। तो इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो मुख्य रूप से अलग अलग विद्वानों ने दी है शिक्षा से संबंधित। कुछ महत्वपूर्ण 7 से 8 कुछ परिभाषाएं, उन पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से अगर जो चर्चा करेंगे इसमें एक तो करेंगे अरस्तु से संबंधित एक परिभाषा दी गई उस पर, स्वामी विवेकानंद ने दी है जो परीक्षा में आ रखी है उससे संबंधित करेंगे। प्लेटो ने परिभाषा दी है वो बात करेंगे। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा से संबंधित परिभाषा दी है उस पर बात करेंगे। फ्रोबेल ने भी शिक्षा के बारे में कथन कहा है उस पर बात करेंगे। जॉन लॉक की परिभाषा बहुत फेमस परिभाषा है, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं प्रमुख परिभाषा है और इनको याद करने की ट्रिक, परिभाषा किस प्रकार याद की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अरस्तु। अरस्तु ने क्या बताया? अरस्तु ने बताया है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो अरस्तु के जो द्वारा शिक्षा के बारे में जब भी बात हो तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है अरस्तु में वो यही है, जब भी शिक्षा की बात हो और शरीर की बात हो, शरीर, मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क इनकी बात हो और वो परिभाषा शिक्षा से संबंधित पूछी गई है तो वो परिभाषा दी है अरस्तु ने। तो याद करने का तरीका क्या हो गया? अरस्तु की जो भी परिभाषा है शिक्षा से संबंधित उसमें बात होगी स्वस्थ शरीर की, स्वस्थ मस्तिष्क की, तो वो जो परिभाषा है वो अरस्तु ने दी है। अरस्तु की जो परिभाषा वो क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण क्या करती है? शिक्षा। दूसरे विवेकानंद जी, विवेकानंद जी ने क्या कहा? बालक की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की। तो यानी बालक की जो पूर्ण निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करती है शिक्षा। तो जब भी किसी शिक्षा की परिभाषा में पूर्णता, पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने वाली जैसी बातें हो, जब बालक के अंदर की चीजें उसको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता हो बालक, इस टाइप से अगर परिभाषा दी है वो तो वो किसने दी है? स्वामी विवेकानंद ने। बात करते हैं प्लेटो से संबंधित। प्लेटो ने जो परिभाषा दी है वो दी है कि मनुष्य में जो भी विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो या परिवर्तन हो, ये सभी चीजें किसके द्वारा होती है? शिक्षा के द्वारा होती है। तो जब भी शिक्षा की परिभाषा पूछी जाए, कीवर्ड देखो प्लेटो में जो मुख्य रूप से कीवर्ड बन रहा है शिक्षा का वही बन रहा है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन, और साथ में दे रखा है शिक्षा। तो वो परिभाषा किसकी हो गई? प्लेटो की। तो प्लेटो की जो परिभाषा है उसमें मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी शिक्षा की परिभाषा है और उस परिभाषा में बौद्धिक परिवर्तन किस प्रकार होता है, शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार होता है, इस टाइप से बातें दे रखी है उस परिभाषा में, उस पंक्ति में, तो वो परिभाषा प्लेटो की है। तो प्लेटो की जो परिभाषा है वो यही कहती है कि मनुष्य में होने वाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा के द्वारा होता है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने परिभाषा क्या है देखिए, मनुष्य के शरीर में आत्मा, मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास शिक्षा से ही संभव है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मनुष्य का अगर आपको शरीर का विकास करना है, मस्तिष्क का विकास करना है, आत्मा का विकास करना है, तो वो जो भी विकास होगा ना वो शिक्षा के माध्यम से होगा। ज्ञान के माध्यम से ही अपना शारीरिक विकास कर सकता है मनुष्य, आत्मा का विकास कर सकता है, मस्तिष्क का विकास कर सकता है। ये परिभाषा किसने दी है? महात्मा गांधी ने दी है। तो इसका मुख्य रूप से अगर कीवर्ड की बात करें महात्मा गांधी शिक्षा से संबंधित जो परिभाषा है उसमें, तो यही निकलता है कि महात्मा गांधी ने कहा है कि व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास, सर्वांगीण विकास, ये है इसके कीवर्ड। तो जब भी सर्वांगीण विकास की बात हो शिक्षा के द्वारा, शिक्षा बराबर सर्वांगीण विकास, शिक्षा बराबर सर्वोत्तम विकास, तो वो परिभाषा किसने दी है? महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, उसके बाद है फ्रोबेल। शिक्षा की प्रमुख परिभाषाओं में अगला है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने क्या कहा है? शिक्षा जो है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहरी शक्तियों का रूप देती है। यानी बालक के अंदर जो विचार चल रहे होते हैं उन विचारों को बाहरी रूप में अभिव्यक्त करती है, बाहरी शक्ति के रूप में निकालती है। आंतरिक जो शक्ति है उनको बाहरी शक्तियों में बदलती है शिक्षा। आंतरिक जो भी विचार चल रहे हैं
उन विचार या शक्तियों को बाहरी रूप दिया जाता है अभिव्यक्त करने के लिए, तो वो कौन सी है? शिक्षा। तो जब भी शिक्षा की बात हो और शिक्षा के साथ अगर आंतरिक शक्ति या बाहरी शक्तियों की बात हो, तो वो परिभाषा किसने दी है? फ्रोबेल ने। शिक्षा बराबर आंतरिक शक्ति, आंतरिक विचार, उनको बदल के बाहरी शक्ति या बाहरी विचारों में बदलना हो, तो वो परिभाषा किसने दी है? फ्रोबेल ने। तो याद करने का जो तरीका है फ्रोबेल में, याद रखना है शिक्षा बराबर शक्तियाँ। शक्तियों की जहाँ भी बात होगी शिक्षा के साथ जोड़ के, तो वो विचार किसने दिए? फ्रोबेल ने दिया। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछ सकते हो, और याद करने का तरीका भी सिंपल है। क्या है? जिस प्रकार फसल के लिए कृषि आवश्यक है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा आवश्यक है। जहाँ शिक्षा को फसल के साथ जोड़ा जाता है, कृषि के साथ जोड़ा जाता है, वो परिभाषा या वो पंक्तियां जॉन लॉक के द्वारा कहा गई है। वापिस देखिए, जिस प्रकार फसल के लिए कृषि आवश्यक है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो इम्पोर्टेंट बात यही निकलती है, शिक्षा की बात हो और शिक्षा के साथ फसल और कृषि की आवश्यकता की बात हो, शिक्षा को जब भी फसल से जोड़ा जाए, कृषि से जोड़ा जाए, वो विचार किसके हैं? जॉन लॉक के हैं। वो परिभाषा किसकी है? जॉन लॉक की है। तो जो इसमें मेन कीवर्ड निकलता है वो ये निकलता है, शिक्षा के साथ कृषि और फसलों को जोड़ के अगर कोई परिभाषा बनी जा रही है, तो वो परिभाषा किसने दी है? जॉन लॉक ने। अगले देखिए फेडरेशन। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण से है। तो फेडरेशन की जो परिभाषा है उसमें बताया गया है कि आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है वो किससे? व्यक्ति और समाज, यानी शिक्षा को जब भी व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ के बताया जा रहा है, तो वो परिभाषा फेडरेशन की। अगला विद्वान देखिए, प्रेस्टोलॉजी। प्रेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? शिक्षा जो है बालक की जन्मजात अभियोगिता का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। तो पेस्टोलॉजी ने शिक्षा किससे जोड़ा है? स्वाभाविक एवं समरस एवं प्रगतिशील विकास से जोड़ा है शिक्षा को, जन्मजात अभियोगिता। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कीवर्ड बनते हैं पेस्टोलॉजी की परिभाषा है विचारों में शिक्षा में, एक तो जन्मजात अभियोगिता। जब भी जन्मजात अभियोगिताओं को विकसित करने की बात होगी, बाहर निकालने की बात होगी, अभिव्यक्त करने की बात होगी, तो वो परिभाषा किसकी है? पेस्टोलॉजी की है। तो ये थी शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने की, जिससे सबसे पहले शिक्षा का सामान्य परिचय देखा, उसके विभिन्न अर्थों को समझा, शिक्षा के शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई वो देखा, शिक्षा के प्रकार जो मुख्य रूप से तीन है उनके बारे में चर्चा की, प्रमुख परिभाषाएं देखी और उनको याद करने का तरीका भी देखा। आज की जो पीडीएफ की अगर जरूरत पड़े, तो ये जो पीडीएफ है आपको ये आरजे शिक्षा टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगर किसी को लेनी हो तो आरजे शिक्षा विजन नाम से सर्च करोगे आप टेलीग्राम में, तो वहाँ आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में मनोविज्ञान के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।